हेलो सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं। मैं भी बहुत अच्छा हूं सर। तो सर, एक लाइटर नोट से शुरुआत करते हैं। आप दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे और दिल्ली हमारी कैपिटल भी है और इतना डेंस है, पॉपुलेटेड है। तो क्या क्या परेशानी होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं पुलिस के सामने कि वो जब केस सोल्व करते हैं तो क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं उनको? बहुत सारी परेशानियां हैं। आपने सही बताया कि पॉपुलेशन की डेंसिटी की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसके अलावा सारे बॉर्डर्स खुले होते हैं, कोई कहीं से भी आ सकता है, देश के किसी हिस्से से आ सकता है और क्राइम करके वापस अपने घर जा सकता है। तो लोगों पर ट्रैक रखना, क्रिमिनल्स पर ट्रैक रखना बहुत मुश्किल होता है। क्राइम्स को डिटेक्ट करना और फिर क्रिमिनल्स को पकड़ना उतना ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कौन कहाँ से आया, कहाँ निकल गया, ये पता करना बहुत मुश्किल होता है। साथ में चूँकि दिल्ली देश की राजधानी है, देश में कहीं भी कोई समस्या होती है तो उसका बैकलैश दिल्ली में ज़रूर होता है। लोग आते हैं अपने प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए, वहाँ बहुत सारे डेमॉन्स्ट्रेशंस होते हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, तो उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी पैदा होती है, उसके साथ डील करना पड़ता है। तो बहुत सारी परेशानियां हैं, क्राइम कंट्रोल फ्रंट पर भी और लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर भी। सर, एक चीज़ और भी है, पुलिस के ऊपर जो आम आदमी का एक विश्वास होता है उसके ऊपर हमेशा से सवाल उठता है। एक आम आदमी पुलिस के पास जाते हुए सबसे पहले डरता क्यों है, और इस इमेज को हम कैसे सुधार सकते हैं या फिर कैसे इस पर काम कर सकते हैं? इमेज को हम सुधार सकते हैं बेटर पुलिस कम्युनिटी रिलेशंस के थ्रू। अगर पुलिस कम्युनिटी के पास जाए और कम्युनिटी भी पुलिस से मिले, तो ये देखा गया है जब भी पुलिस से जानकारी होती है, पुलिस से सद्भाव होता है, तब जो इमेज है वो बेहतर होता है। जहाँ जहाँ भी कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम पुलिस का बेहतर है, वहाँ पुलिस की छवि बेटर है। इसलिए अगर पुलिस को अपना इमेज सुधारना है तो उसको आउटरीच प्रोग्राम बेहतर करना पड़ेगा और अपने काम करने के तरीके को भी काफ़ी सुधारना पड़ेगा। सर, आप फ़ॉरेन में काफ़ी गए हैं आपकी ट्रेनिंग्स के लिए, जैसे यूएसए, यूके। तो वहाँ के ऑफिसर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और यहाँ के ऑफिसर जो ट्रेनिंग का जो एक नज़रिया है या जो तरीका है, उसमें क्या मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से वहाँ और यहाँ में जो इतना अंतर है काम करने के तरीके में? नहीं, मैं नहीं समझता कि वहाँ की ट्रेनिंग की वजह से जो पुलिस का इमेज है हमारे देश में वो वहाँ के इमेज से ख़राब है या अच्छा है। ट्रेनिंग का जो रोल है बहुत लिमिटेड होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। वो पुलिस का अपना एक कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, और उसको किस तरह से बरकरार रखा जाए, कैसे पुलिस लीडर्स अपने फोर्स को मोटिवेट करते हैं, पुलिस आउटरीच प्रोग्राम करने में टुवर्ड्स द कम्युनिटी, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मैं नहीं मानता कि ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा इसमें रोल होता है। सर, कॉमनवेल्थ गेम के दौरान आपने जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, उसके दौरान आपने क्या क्या मेजर चेंज किए या क्या क्या आपको लगता था कि ये हमें बदलाव कर देना चाहिए? वो कैसा था, वो टाइम कैसा था आपके लिए? कॉमनवेल्थ गेम्स एक बहुत ही चैलेंजिंग पीरियड था और इत्तेफाकन मैं वहाँ पर ओवरऑल सिक्योरिटी का इंचार्ज था दिल्ली पुलिस में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज हम लोग के सामने था वो तो था टेररिज्म से। और आपको ख्याल होगा कि गेम्स के तुरंत पहले चांदनी चौक इरादे में एक टेररिस्ट अटैक भी हो गया था। एक कोरियन टूरिस्ट को इंडियन मुजाहिदीन के लोगों ने मार भी दिया था, एक ये डर पैदा करने के लिए कि यहाँ गेम सेफ नहीं है। तो मेन जो थ्रेट था वो टेररिस्ट से था, तो उसको हम लोगों ने बखूबी उसका मुकाबला किया। उस गैंग को भी पकड़ा जिसने ये क्राइम किया था। इसके अलावा टेररिस्ट को गेम्स विलेज में या किसी स्टेडियम में
या किसी और तरीके से गेम्स में खलल नहीं पहुंचाने दिया। सो सर, अभी आप क्या देखते हैं प्रेजेंट जो स्टेट है, जो क्राइम जो है ऑर्गेनाइज्ड होते जा रहे हैं, सो एक सिनेमा का भी इसमें मेजर रोल आप मानते हैं कि लोगों को फीड किया जा रहा है? आप शोज़ देखते हैं क्रिमिनल्स के, या फिर उस तरीके से वो जिस तरीके से क्राइम को दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उसका क्रिमिनल्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है और पुलिस के सामने भी वो चीज़ें अब ज़्यादा मतलब कि सीरियस होती जा रही हैं? मुझे नहीं लगता कि सिनेमा का या OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाए गए वेब सीरीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव क्राइम पर पड़ता है। मेरा अपना मानना है कि क्राइम के कॉजेशन में, क्राइम को पनपने में कई सारे अदर फैक्टर्स हैं जिस पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है गरीबी की और लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। अगर हमारे यंगर लॉट उतने गरीब ना हो और उनकी पढ़ाई के बाद अगर उनको रोज़गार मिले तो क्राइम काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो जितना असर, अगर असर होता भी है वेब सीरीज़ या सिनेमा का क्राइम पर, तो बहुत लिमिटेड वे में होता है। एक आधा केस कभी हो गया कि किसी एक इंसिडेंट, किसी एक मूवी से या किसी एक सीरीज़ से कोई क्रिमिनल इंस्पायर हो गया और उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया, लेकिन किसी सिस्टमैटिक तरीके से लॉन्ग टर्म तक किसी सिनेमा का वर्ल्ड वाइड क्राइम पर असर नहीं पड़ता। सर, जो दिल्ली क्राइम जो सीरीज़ आई थी नेटफ्लिक्स पे, वो आपकी बुक खाकी फाइल्स से जो इंस्पायर होकर उसके चैप्टर फर्स्ट से, और उसका सेकंड सीजन भी वो आपकी बुक से ही उन्होंने इंस्पायर होकर किया है। तो उन्होंने आपको अप्रोच कैसे किया था, या फिर वो कैसे आगे बढ़े, किस तरीके से? वो एक इत्तेफाक था। उनके जो डायरेक्टर थे वो एक सोशल गैदरिंग में मिल गए, वो एक सब्जेक्ट ढूंढ रहे थे बनाने के लिए। तो मैंने कहा कि आप निर्भया केस पर बनाइए और निर्भया केस के इन्वेस्टिगेशन में बनाइए, क्योंकि बाकी दूसरे पहलू पर तो कई सारी फिल्में या कई सारी बातें कही जा चुकी थी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था वो 72 घंटे में हम लोगों ने सारे क्रिमिनल्स को पकड़ लिया था। 10 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल कर दी थी और साल भर के अंदर क्रिमिनल्स को सज़ा दिला दी थी। इसके बारे में किसी ने न कुछ लिखा न कुछ बनाया, तो आप बनाइए। तो पहले वो बहुत रिलक्टेंट थे, लेकिन धीरे धीरे उनको जब हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, अपनी चार्जशीट दिखाई, कोर्ट का जजमेंट दिखाया, तो फिर उन्होंने इंटरेस्ट जाहिर किया और फिर वो दिल्ली क्राइम सीज़न 1 बना और उसके बाद उन्होंने दिल्ली क्राइम सीज़न 2 भी बनाया मेरी एक और कहानी पर। सर, आपने क्रिकेट में जो करप्शन है उससे रिलेटेड भी कुछ केसेस सोल्व किए हैं, तो मेरा एक यंग जनरेशन के नाते में एक क्वेश्चन है कि आजकल जो ऐप्स चल रहे हैं, जो मेक माई टीम और बहुत सारे ऐप्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको पता ही है, तो यूथ इससे भी तो एक इनडायरेक्टली मतलब लीगल तरीके से ये भी एक सट्टा ही है, तो ये भी तो एक करप्शन का पार्ट होगा, आपकी समझ में या नहीं? बिल्कुल होगा, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन वेबसाइट्स पर और इन नए तरीक़ों पर हम लोग अंकुश नहीं लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इनके माध्यम से भी करप्शन बढ़ रहा है। तो मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। सर, सीबीआई में आपका काम, जो आपने सीबीआई के साथ जो काम किया था, सीबीआई के ऊपर सर कितना पॉलिटिकल प्रेशर रहता है काम करते हुए? क्या पॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व होती है या फिर सीबीआई इंडिपेंडेंटली काम करता है? देखिए, ये कहना कि पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है ठीक नहीं होगा, गलत होगा। पॉलिटिकल प्रेशर होता है, लेकिन बहुत कम केसेस में होता है, और मेरा अपना ख्याल है कि 90% केसेस जो हम लोग करते हैं इन्वेस्टिगेट, उसमें पॉलिटिकल प्रेशर बिल्कुल नहीं होता, लेकिन 10% होता है। और जिन केसेस में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट और पॉलिटिकल प्रेशर होता है, बड़े ज़ोर शोर से होता है। तो ये डिपेंड करता है कि उस समय कौन डायरेक्टर सीबीआई है, वो कितना तक उस प्रेशर को झेल पाता है
कितने हद तक वो कह पाता है कि ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता, तो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है सिचुएशन। लेकिन आपके सवाल का बहुत संक्षेप में जवाब ये है कि पॉलिटिकल प्रेशर होता है, लेकिन जितना लोग समझते हैं उतना नहीं होता है। 90% केसेस में कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट या पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है। हम लोग स्वतंत्र तरीके से काम कर सकते हैं। और बाकी 10% में भी जो उस समय सीबीआई का अगुवा है, जो लीडर है, जो डायरेक्टर है, वो कितना प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है, कितना नो कह सकता है, उस पर डिपेंड करता है। सर, आप बहुत स्ट्रिक्ट माने गए हैं ओवरऑल जो क्राइम वर्ल्ड में क्रिमिनल्स के द्वारा। तो दाऊद ने आपको फ़ोन करके क्या कहा था कि अब मेरा पीछा छोड़ दीजिए, अब मेरे को बख्श दीजिए, कुछ ऐसी बात, क्या बात हुई थी? हाँ, तो उस समय मैं रिटायर होने ही वाला था और उसी समय एक केस हुआ था आईपीएल का स्पॉट फिक्सिंग केस, जिसमें उसका रोल सामने आया था और मैंने उसका नाम पब्लिकली लिया था। तो उसके ये घटना के पहले करीब 15-20 साल पहले हमारे रास्ते एक दूसरे से टकराए थे, जब मैं बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो उसने ये कहा कि भाई इतने साल से तो आप चुप बैठे रहे और अचानक फिर से मेरा नाम आपने ले लिया, तो अब तो आप रिटायर होने जा रहे हैं, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। तो ऐसी कुछ बातचीत हुई थी, लेकिन जिसके पहले कि मैं उसका जवाब दे पाता उसने फ़ोन काट दिया। सर, आपको अब भी लगता है कि दाऊद का अब भी कोई इम्पैक्ट है दिल्ली में या कहीं भी इंडिया में क्राइम होता है? या समय समय पर केसेस सामने आते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि दाऊद गैंग अभी भी इंडिया में एक्टिव है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। उसका काफ़ी सारा पैसा रियल इस्टेट में, सिनेमा में और ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटी में, इंक्लूडिंग बेटिंग एंड फिक्सिंग इन क्रिकेट में लगा हुआ है। तो इसलिए उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है हमारे यहाँ के क्राइम में। सर, आजकल दिल्ली में कुछ एक और भी छोटी छोटी गैंग्स आ गई हैं, जैसे जिन्होंने काफ़ी कुछ लोगों के जो मर्डर किए, अभी हाल ही में पंजाबी एक सिंगर का जो मर्डर किया था। इन गैंग्स से निपटने का, और इनको मतलब कि ये हालांकि एक्टिव हैं फिर भी ये अंदर जेल के अंदर बैठ के भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो इस पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है सर? देखिए, ये विधि का एक ऐसा इंतज़ाम है कि गैंग्स आएंगे, गैंग्स जाएंगे। दाऊद गैंग किसी समय में बहुत आसमान पर था, अब जो है बिल्कुल करीब करीब ठंडा पड़ गया है। वो हट गया तो कोई एक और गैंग आएगा, वो भी हटेगा, तो ये चलता रहता है। और पुलिस के बीच में और क्रिमिनल्स के बीच में और क्रिमिनल गैंग्स के बीच में एक हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। तो ये भी जिस गैंग की आप बात कर रहे हैं, वो कंपेयर टू दाऊद इब्राहिम गैंग छुट भई हैं, बहुत छोटा सा गैंग है, कोई ख़ास उससे परेशान होने की बात नहीं है। और उनकी जो एक्टिविटी है सिर्फ नॉर्थ इंडिया में लिमिटेड है। तो उनमें भी कई सारे की पर्सनालिटीज़ जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। वो गैंग भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अभी आपको पता है एक क्रिमिनल को लैटिन अमेरिका से पकड़ के लाया गया था जी। तो जब दिल्ली पुलिस या इंडियन पुलिस की पहुंच लैटिन अमेरिका तक हो सकती है, तो हम लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये सिलसिला चलता रहेगा। सर, मैं एक भाई यूथ्स के लिए आपका कोई एक स्पेशल मैसेज, जो यूपीएससी या फिर जो भी मतलब कि सर्विसेज में आना चाहते हैं, आईपीएस हो या आईएफएस हो या आईएएस हो, आप उनके लिए एक मैसेज दे दीजिए प्लीज़। मैं ये कहूँगा कि ऑल इंडिया सर्विसेज बहुत ही उम्दा सर्विसेज हैं, और ख़ासकर मेरी जो अपनी सर्विस थी इंडियन पुलिस सर्विस, वो एक बहुत ही रोचक, बहुत ही एडवेंचरस और करियर है। और जो नौजवान यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं और आईपीएस में आना चाहते हैं, उनको मैं प्रोत्साहित करता हूं और उनसे कहता हूं कि आप जम के पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए,
और आप ज़रूर कामयाब होंगे और ज़रूर अच्छे पुलिस अधिकारी बनेंगे। आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं सर? आप कैसा लिटरेचर पढ़ते हैं? आप क्या पढ़ाई करते हैं आज? देखिए, मैं हर तरह की किताब पढ़ता हूँ। आजकल मैं किताब पढ़ रहा हूँ जिसकी लेखिका इत्तेफाकन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आई हुई थी, लेसन्स इन केमिस्ट्री। तो वो एक नावल है, वो पढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं हर तरह की किताब पढ़ता हूँ। तो बहुत दिन के बाद एक फ़िक्शन पढ़ रहा हूँ और ये एक बहुत अच्छा संयोग है कि मैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आया और उसकी लेखिका यहाँ बतौर स्पीकर बुलाई गई थी, बॉनी गार्मस। ओके, आप अपनी कोई फेवरेट बुक बताना चाहेंगे सर? 2-3 जो भी आपको, जो आप गो टू बुक्स हैं, जो आप कभी भी जाके पढ़ लेते हैं कि रिपीटेड कि इसको तो फिर से पढ़ लेता हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें? वो ऐसी किताबें हैं जो शायद आम रीडर्स के नॉलेज में ना हो। एक किताब तो है वेंजेंस, ये एक मोसाद ऑपरेशन के बारे में है। 1972 में ओलंपिक्स के दौरान इजरायली एथलीट्स पर अटैक हुआ था जी, म्यूनिक ओलंपिक्स के दौरान। तो उसका कैसे बदला मोसाद ने लिया, ये उसकी कहानी है। उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है सर? हाँ, म्यूनिक नाम की एक फिल्म भी बनी थी। लेकिन किताब बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरा अपना विचार ये है कि जो किताब है वो मूवी से बहुत ज़्यादा बेटर है। दूसरी किताब है द फेदर थीफ। ये किसी ज़माने में एक बहुत बड़ा रैकेट चलता था कि एग्जॉटिक बर्ड्स को मारा जाता था और उनके फेदर से हैट्स बनाए जाते थे जो हाई सोसाइटी वीमेन यूरोप में इस्तेमाल करती थी। तो उस हैट ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत सालों तक चलता रहा। तो उसका कैसे सफाया हुआ, ये उसकी कहानी है। और तीसरी किताब जो मुझे बहुत पसंद है वो महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो ये मेरी फेवरेट किताबें हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।